क्या कभी सोचा है कि मौत के कुएं में स्टंट्समैन कैसे मोटरसाइकिल को या कार को इतने छोटे से सर्किल में चला लेते हैं? या क्या कभी दिमाग में आया है कि ट्रेन्स कैसे मुड़ती हैं? या फिर क्या कभी हाईवे को टिल्टेड देखा है? या आपने जब शुरुआत में मोटरसाइकिल, स्कूटी या साइकिल सीखी होगी, तो मोड़ने पर जब आप मोड़ आता है, उस दौरान समस्याएं फेस करी हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस 11th क्लास के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर में आने वाला एक टॉपिक, मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन रोड पे जब कोई कार चलेगी या फिर मोटरसाइकिल चलेगी, तो उस दौरान उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। अगर आप प्लेन रोड की बात करें, प्लेन रोड इन द सेंस कि जब सरफेस एकदम प्लेन है, एक और दूसरी साइड दोनों सेम हॉरिजन पे हैं, उस दौरान अगर आप मोड़ना चाहते हो तो होता क्या है कि जो मैक्सिमम स्पीड निकल के आती है वो निकल के आती है v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। अब इस वेलोसिटी, यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे आप ट्रेवल कर सकते हो। बट अगर हम उसको, उस हॉरिजन को थोड़ा सा टिल्टेड कर दें, एक तरफ झुका दें, जैसा कि मौत के कुएं में दिखाई देता है हमको, या जैसा कि आपने हाईवेज को देखा होगा, हाईवेज को जब मोड़ना होता है तो वहां शार्प टर्न्स नहीं होते, एक साइड को झुका देते हैं और एक साइड को उठा देते हैं। उससे होता क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर माने कि अगर हॉरिजन की बात करें तो अगर ऐसा है, अगर हॉरिजन ऐसा है और उसको हमने थीटा डिग्री टिल्ट कर दिया, उसको कितना कर दिया, थीटा डिग्री अगर मैंने टिल्ट कर दिया, तो होगा क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अपनी कार है, तो ये कार जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर अपनी कार है तो उसका जो वेट होगा इतना, अब ये हॉरिजन हो गया इसके लिए, मतलब ये सरफेस हो गई इसके लिए, इस सरफेस पे अगर कोई कार रखी है तो उसका नेट जो वेट होगा वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, वो mg हमेशा नीचे को लगेगा। बट जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, किसी वेट के कारण अर्थ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, वो नॉर्मल रिएक्शन जितना ये थीटा डिग्री टिल्ट है उतने ही थीटा डिग्री के साथ वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आपका उस केस में लगने लगेगा। अब जब नॉर्मल रिएक्शन इधर है तो हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पता है कि जितना ये वेक्टर है इसके साथ में, जिसके साथ थीटा एंगल होता है, वो उसका कंपोनेंट अगर आप लिखना चाहो तो ये एन का ही, नॉर्मल रिएक्शन का अगर इस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एन कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा आपका, एन कॉस थीटा। और जो सामने थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा होता है एन साइन थीटा। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एन साइन थीटा। फर्दर अब अगर हम यही बात करें, समझने का प्रयास करें, तो होता क्या है कि ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन है, इसके अलोंग एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इसके अलोंग कौन सा लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि कवर अप किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। ये रोड ऐसे है, कहीं ना कहीं ये रोड ऐसे घूम रही होगी, गोल एक सर्किल बना रखा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है अगर, तो फ्रिक्शन फोर्स, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो ये अगर थीटा है तो इसके साथ वाला एंगल आपका कहलाएगा एफ कॉस थीटा। और फर्दर जो इसके परपेंडिकुलर, जो सामने वाला कंपोनेंट होगा, वो होगा आपका एफ साइन थीटा। जब आप इनको समझ लेते हैं कि ये कंपोनेंट कैसे लिखे गए, अब आप अगर इनको लिखना जान गए तो अब ये बड़ा आसान सा डेरिवेशन है जिससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी को निकाल पाएंगे, जिससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। समझते हैं, अगर हम मोशन को कंसीडर करें इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट देखें तो होगा क्या कि जो एन कॉस थीटा है वो कहीं ना कहीं बराबर होगा एफ साइन थीटा और mg के। तब ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, तब ये कार ड्रिफ्ट नहीं करेगी, ये इस पे चलती रहेगी। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, हम लोग अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें कि वर्टिकल जब मोशन हो रहा है उस दौरान इक्वेशन क्या होगी उसको निकालने का प्रयास करें, तो हमने आपको बताया कि एन
cos थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। अब जब आपको ये पता चला तो एक चीज और पता होगी, सिंस f इज इक्वल्स टू म्यू एस एन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। अगर हम इसको यहां रखेंगे फिर हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन से हमें हमेशा n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। किया क्या, ये f sin थीटा को हम इस तरफ ले आए और f की जगह पे म्यू एस एन रखा। गौर करें तो इधर से हम n को कॉमन कर सकते हैं और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी n इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम जी। अब देखो n को कॉमन किया तो होगा क्या, यहां तो cos थीटा था ही, यहां पे n जब कॉमन होगा तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा वो आ जाएगा आपका नीचे, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो ये n साइन थीटा और f cos थीटा जिसको बैलेंस कर रहा होगा यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। अगर हम उसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि f cos थीटा प्लस n साइन थीटा ये बराबर होंगे आपके जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसको बैलेंस करके रखा होगा mv स्क्वायर अपॉन r के। अब यहां भी वही सेम चीज, f की वैल्यू हमें मालूम है कि वो होती है म्यू एस एन, f की वैल्यू आपकी क्या होती है म्यू एस एन। अगर हम उसको ऐसे रखें तो म्यू एस एन कॉस म्यू एस एन cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब पहले इक्वेशन से हमें n की वैल्यू मालूम है कि n इक्वल्स टू होता है mg cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। हम दोनों जगह जहां n है आपका उस वैल्यू को पुट कर दोगे। तो दो प्रकार की चीजें हैं, चाहे आप इसको n को कॉमन कर लो और ये म्यू एस cos थीटा इंटू साइन थीटा बना रहने दो, तब आप उस वैल्यू को रखो तो भी आसान बनेगा। तो कैलकुलेशन अपनी नहीं बढ़ाते हुए हम पहले एक स्टेप और कर लेंगे, उसमें लिखेंगे कि n को कॉमन कर लेंगे और बचेगा ये म्यू एस cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब n की वैल्यू हमें पता है पहली वाली इक्वेशन से, वो है आपकी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा और फर्दर ये इक्वेशन हमें मालूम है ही, वो है आपकी म्यू एस cos थीटा, इसको एज इट इज उतार देंगे म्यू एस cos थीटा प्लस साइन थीटा और वो बराबर होगी आपके एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अगर आप गौर करो तो दोनों तरफ m आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो तो आप m को काट देंगे दोनों तरफ और ये आपकी इक्वेशन बची। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम और करें कि इस g को हम यहां नीचे पहुंचा दें। तो ये बचेगा सिर्फ म्यू एस cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी के, v स्क्वायर अपॉन आर जी के। अब फर्दर इस इक्वेशन को मैं जरा नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को cos थीटा है यहां पे, तो हमें क्या करना है कि ये cos कंपोनेंट को हटाना है।
तो पूरी इक्वेशन को, इस वाले और इस वाले को cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो उससे क्या बनेगा उसको आप ध्यान देने का प्रयास करें। अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा और होल के अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, और जो फर्दर फिर से माइनस म्यू एस sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो बराबर हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी के। अब अगर आप गौर करो तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यहां sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग, ये सिंप्लीफाई होके आएगा म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा विच इज वेलोसिटी ऑफ। अब अगर हम इधर से ही वेलोसिटी को निकालने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी और ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब अगर गौर करें आप, अगर हम v की अकेले की वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल्स टू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। फर्दर अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करें और ऐसी कंडीशन ले लें कि इफ म्यू एस की वैल्यू अगर आपकी जीरो आ जाए, म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जब जीरो होती है तब उस केस में ये फॉर्मूला आपका बनता है v max इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ऑल्दो हमें जो 11th क्लास में ड्राइव करना होता है वो ये इक्वेशन लेके आनी होती है जिसमें ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जब कोई कार बैंक रोड पे चलेगी उसके लिए होती है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो वैल्यू होती है हमेशा ये आपकी जब आप लेवल रोड पे चल रहे होते हो उससे ज्यादा होती है। मतलब कि प्लेन रोड पे गाड़ी को घुमाना आसान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कर्व कर दो तो एक ज्यादा स्पीड के साथ आप वहां मोड़ के निकल जाओगे। तो ऐसे ही ट्रेन्स में एक तरफ पटरी को नीचे कर दिया जाता है और एक तरफ ऊपर। तो अगर मान लेते हैं जैसे लेफ्ट वाली नीचे करी गई, राइट वाली ऊपर करी गई, तो फिर गाड़ी लेफ्ट टर्न ले लेगी, और अगर लेफ्ट ऊपर कर दी गई, राइट नीचे करेगी तो गाड़ी राइट टर्न ले लेगी। सेम काम हाईवे में किया जाता है, जो हाईवेज होते हैं उनके लिए किया जाता है। प्लस स्टंट्समैन अपने सेंटर ऑफ मास को ऐसा रखते हैं कि जब वो वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर लेते हैं तो एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, रोटेशनल मोशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल होगा कि अगर आप चाहो तो किसी बाल्टी में पानी ले लो या छोटे से बर्तन में पानी ले लो और अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो फिर वो चीज गिरती नहीं है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं तब जाके एक गाड़ी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है। तो 11th क्लास के डेरिवेशन के पर्पज से आपको मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड में इतना आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करिए, है ना। थैंक यू।